नमस्कार, कृषि दर्शन की इस कड़ी में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आप सभी तक खेती और किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आएँ, जिनका उपयोग करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आय को दोगुना भी सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, आज हम चर्चा करेंगे बागों में सामयिक कार्य के बारे में। हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार की खेती करते हैं, कई प्रकार की फसलें उगाते हैं और साथ ही साथ बागवानी करके भी अपनी आजीविका को सुनिश्चित करते हैं। और साथ ही साथ देश की कई महिलाएं और युवा भी इस क्षेत्र से जुड़कर बागवानी करते हैं और साथ ही साथ वे भी अपना रोजगार सुनिश्चित करते हैं। तो किस प्रकार से बागों में सामयिक कार्य करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर दुष्यंत मिश्र, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार की फसलें उगाते हैं, बहुत बड़े स्तर पर खेती करते हैं, तो वो बागवानी क्यों करें और इससे उन्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बहुत बढ़िया, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। तो किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि बागवानी क्यों करें, जैसे कि परंपरागत खेती के बजाय बागवानी क्यों करें, इससे उनको क्या लाभ होगा। देखिए, इससे बहुत बड़े लाभ होंगे आपको। मैं आपको एक दो मुख्य लाभ बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। जैसे कि हमारी जो परंपरागत खेतियाँ है, धान, गन्ना, गेहूँ जो भी हम करते हैं, ये वार्षिक होती हैं, यानी कि एक वर्ष में उगाया और आपने इसका फ़ायदा ले लिया। लेकिन यदि एक बार आप बाग लगा देते हैं, अच्छी गुणवत्ता का बाग लगा देते हैं, तो एक बार आप लगा देंगे और कुछ नहीं तो कम से कम 50, 60 या 80 वर्ष तक आप उसके फ़ायदे उठाएंगे। तो बाग लगाना एक समय का निवेश होता है, एक समय आपने निवेश कर दिया और प्रति वर्ष उसकी आप हार्वेस्टिंग करते रहेंगे। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ। दूसरा, बाग लगाने से ये फ़ायदा होता है कि उससे हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ भी एक प्रयास होता है हमारा, क्योंकि इस समय जिस हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, मौसम में, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसके दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं। तो यदि हमारे किसान भाई परंपरागत खेती से थोड़ा बागवानी की तरफ जाते हैं, तो इससे उनका तो अपना लाभ हो ही रहा है, प्लस पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उनका एक अमूल्य योगदान रहता है। तो ये दो ऐसे लाभ हैं जिनसे किसान भाइयों को, मतलब हम सभी को प्रेरित करना चाहेंगे कि यदि आपके पास जितनी भी ज़मीन है, उसका कम से कम आधे हिस्से में बाग अवश्य लगाएं, क्योंकि बाग लगाने के लाभ लंबे समय तक मिलेंगे। और हमारे वेदों और सब जगह कहा भी गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्र बराबर, सब बातें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रासंगिकता है, सारी बातें विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक वृक्ष लगाने से कितना ऑक्सीजन आएगा, सब कुछ आएगा, वही कैलकुलेट करके किया गया है। तो हमारे बाग सभी वार्षिक वृक्ष, मतलब बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं, उनसे फल भी मिलता है, पर्यावरण संरक्षण होता है, पक्षियों को भी उस पर आवास मिलता है, छाया मिलती है और बहुत सारे होते हैं, जैसे लकड़ी मिलती है, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ये कार्य इनको करना चाहिए, अपने ज़मीन के कुछ ना कुछ हिस्से पे अवश्य करना चाहिए। जी सर, आपने बागों के जो लाभ है उसके बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हमारे किसान भाई बहन कौन सी ऐसी फल और सब्जियां उगाएं जिससे कि वो अच्छा उत्पादन प्राप्त करें, या जो डिमांड है मार्केट में उसको वो वो पूरा कर सकें, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इसके बारे में, जैसे कि कौन सी फसलें उगाएं, ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है, क्योंकि हर फसल हर क्षेत्र के हिसाब से होती है। जैसे इस समय हम लखनऊ क्षेत्र में बैठे हुए हैं, मलिहाबाद क्षेत्र में, तो यहाँ पे आम के लिए जाना जाता है। या उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र जो भी है हमारे, हम सिर्फ लखनऊ की बात ना करें, क्योंकि आपका जो चैनल है पूरे बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है, तो जो भी उत्तर भारत मैदानी क्षेत्र हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल एरियाज़, वहाँ पे कुछ हमारी फसलें निश्चित हैं जहाँ पे इन फसलों से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। वैसे तो जितनी भी फसलें हैं सभी हम उगा सकते हैं, लेकिन किसी में अच्छा उत्पादन आएगा, किसी में कम उत्पादन आएगा। लेकिन जैसे हमारी सबसे अच्छी फसल है आम की, अमरूद है, बेल है, लीची है, जामुन है, आंवला है, ये सब बहुवर्षीय फसलें ऐसी हैं इन क्षेत्रों में लगाने के लिए। हम उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों की बात करें, इन फसलों को लगा के अच्छी आमदनी ली जा सकती है। अब इन्हीं फसलों पर अगर हम एक एक करके चर्चा करें, जैसे कि आम की बात अगर हम करते हैं, तो आम में जो हमारे बागवान लोग कर रहे हैं, दशहरी, लंगड़ा, चौसा बहुत हो चुका है, सब जगह दशहरी, लंगड़ा, चौसा ही लगा हुआ है, जबकि हमारे पास प्रजातियों की कमी नहीं है। ऐसी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो इन सबसे बहुत हटके हैं, रंगीन हैं, देर से फलत में आती हैं, पौधों का आकार छोटा होता है। तो इन किस्मों, जो भी किसान भाई हमारा नया बाग लगाना चाह रहे हैं, उनको यही मैं सजेस्ट करूँगा कि नई किस्में, जैसे कि हमारे संस्थान से अंबिका और अरुणिका किस्में निकली हुई हैं, इनमें पौधों का आकार छोटा होता है, फलों की गुणवत्ता ऐसी होती है कि फलों का रंग लाल होता है और प्रतिवर्ष फलत में आती हैं। आम में ऐसी प्रजातियों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए जो प्रतिवर्ष फलत में आए। आम में ये हो गया। इसी प्रकार से अमरूद में है, अमरूद में इलाहाबादी सफ़ेदा तो चला आ रहा है, 100 साल से चला आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी वैरायटी है, लेकिन हमें विविधीकरण करना चाहिए। तो उसके अलावा जो दूसरी प्रजातियां हैं, जैसे कि ललित, श्वेता, धवल, लालिमा, ये सब ऐसी किस्में हैं जो मार्केट को रिप्लेस कर सकती हैं। आप मार्केट में देख रहे होंगे कि बड़ा सा एक अमरूद आता है, VNR वैरायटी, अच्छी वैरायटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं हमारे पास। तो उन प्रजातियों को मार्केट में अगर हमारे किसान भाई लगाएंगे, उसको मार्केट में लाएंगे, तो उनको आय अच्छी मिलेगी, डबल आय मिलेगी। वैसे हम बेल और आंवले की बात करें, बेल में भी अभी तक जहाँ कहीं भी बेल का हमने देखा है, वो देसी बेल के पेड़ लगे हुए हैं।
यदि उसकी जगह उन्नत किस्म के बेल लगावें, जैसे कि CISH B1, CISH B2, या कुमारगंज में जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ की प्रजातियाँ हैं, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की प्रजातियाँ हैं, ये प्रजातियाँ, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ पौधे तैयार कर रही हैं। यदि इन प्रजातियों के बाग लगाएंगे तो उनको अच्छा आमदनी मिलेगी, क्योंकि जो भी प्रजातियाँ विश्वविद्यालय या शोध संस्थान द्वारा विकसित की जाती हैं उनकी गुणवत्ता के आधार पर हम उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ का अध्ययन करते हैं, उनकी रोग और कीटों के प्रति क्या है सहिष्णुता उसका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार की नई किस्मों को अगर लगाएंगे तो उनको अच्छी आमदनी मिलेगी। जी, तो सर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पर्यावरण संरक्षण में जो हमारा योगदान है हमारे किसान भाई बहन ही करते हैं, तो अगर हम इसमें जैविक खाद के इस्तेमाल की बात करें तो वो कितना लाभदायक रहेगा हमारी सेहत के लिए, किसान भाई बहन के लिए और इस पर्यावरण के लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैविक खाद तो देखिए हर प्रकार से लाभदायक है, स्वास्थ्य, भूमि का स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण का स्वास्थ्य हो। लेकिन जैविक खादों का जो हम बागवानी की बात अगर हम करें, जैसे बहुवर्षीय पेड़ हैं, हम जैविक खादों के माध्यम से उनका पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कुछ ऐसे खतरनाक कीट आ जाते हैं जो कि जैविक खादों से, जैविक कीटनाशकों से नहीं मरते हैं, तो कई बार हमें समेकित कीटनाशक प्रबंधन करना पड़ता है। तो अभी ये समय ऐसा चल रहा है, हम जैविक खाद की तरफ बहुत बातें चल रही हैं, अनुसंधान चल रहा है, हमारे संस्थान में भी काफ़ी अनुसंधान चल रहा है। पूरा एक हम लोग ने बहुत बड़ा एरिया जैविक कृषि के लिए ही समर्पित कर रखा है, सारे एक्सपेरिमेंट्स हम वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अभी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि आम के इस कीड़े के लिए इसका छिड़काव कर दें तो कीड़ा मर जाएगा। अभी चूंकि हम लोग बहुत लंबे समय से परंपरागत खेती करते चले आए हैं, रासायनिक आधारित, और रसायन आधारित खेती से जैविक खेती में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 3 साल का कन्वर्जन पीरियड होता है। जो भी किसान भाई इसमें रासायनिक खेती कर रहे हैं, वो जैविक खेती करना चाहते हैं, अगर इस वर्ष से उन्होंने रासायनिक खाद बंद कर दिए हैं, जैविक उर्वरक दे रहे हैं, जैविक कीटनाशक दे रहे हैं, तो उनको स्थिरता, स्टेबिलिटी लाने के लिए 3 वर्ष का समय लगता है। 3 वर्ष के बाद तब उसमें कुछ हम कह सकते हैं कि अब इसका उत्पादन जैविक होगा। और जैविक खेती इसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर एक किसान जैविक खेती कर रहा है और उसके अगल बगल के किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उस किसान को लाभ नहीं मिल पाएगा। जैविक खेती का लाभ तभी मिलेगा जब पूरे के पूरे क्षेत्र में सभी किसान जैविक खेती करें, क्योंकि सामान्यतः ये होता है कि एक किसान जो जैविक खेती कर रहा है वो अपना पूरा प्रबंधन कर रहा है, लेकिन अगल बगल के किसान जो जैविक खेती नहीं कर रहे हैं वो जब कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो कीट वहाँ से उड़ के उस खेत में आ जाते हैं जहाँ पे जैविक खेती चल रही है, तो उससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जैविक खेती वहीं पे सफल रहेगी, वहीं पे कारगर रहेगी जहाँ पे पूरे बड़े पैमाने पे हो रहा हो, पूरे क्लस्टर में हो रहा हो। और जैविक खेती की इसमें कोई दो राय नहीं है, पर्यावरण पे, मानव स्वास्थ्य पे, सब जगह बहुत अच्छे प्रभाव हैं, और हमारे यहाँ पे जो भी अनुसंधान हुए उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। जी, तो सर देखा जाए तो मतलब जैविक खाद का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल रहता है। तो सर देखा जाए कि जैसे बागों में कई प्रकार के पेड़ होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो उनमें जो एक मतलब एक बेसिक जो समस्या है वो है खरपतवार की। तो खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन उनको करना चाहिए, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी हाँ, खरपतवार, जैसे कि बागों में जो भी पोषक तत्व होता है, हम बागों को पोषक तत्व इसलिए देते हैं कि जो हमारा पौधा है, बाग है, उसमें उसकी जड़ों से अवशोषण हो उसका, लेकिन बाकी खाली भूमि पर हम देखते हैं खरपतवार जमे रहते हैं, तो इससे होता ही है कि पोषक तत्वों का अवशोषण हो रहा है। तो खरपतवारों से बचने के लिए देखिए कई सारे तरीके हैं, रसायन भी हैं, दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन हम आपको एक अपना तरीका बताना चाहेंगे कि बाग जो भी है, हमारा नया बाग है, बाग के बीच की खाली जगह है, तो उस खाली जगह पे खरपतवार को हम मौका ही ना दें जमने का। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाग की खाली जगह पे आप कुछ ना कुछ सब्जियाँ उगा दीजिए, फूल उगा दीजिए। बाग हमारा मान लीजिए इस वर्ष हमने लगाया है, 5-5 मीटर की दूरियों पे पौधे लगे हुए हैं, तो बीच में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा, पूरी तरह से खुला हुआ है, हम वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 5-5 मीटर दूरी पे जो पौधे लगे उसको ध्यान दे रहे हैं, बीच में खरपतवार जम रहा है। तो यदि हम ऐसा करें, हमारे किसान भाई ऐसा करें, जो बीच की खाली जगह है उसमें जो भी मौसम की सब्जियाँ हैं या फूल है उसको लगा देंगे, तो उससे यह होगा कि जो भी पोषक तत्व है उसका समुचित उपयोग होगा। खरपतवार के बजाय जो हम सब्जी का पौधा लगाएंगे या फूल लगाएंगे वो पोषक तत्वों का अवशोषण करेगा, उससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। और खरपतवारों को नष्ट करने का एक तरीका और भी है, हम रसायन की तरफ ना जाके भी, जैसे कि हमारे बाग में अगर खरपतवार आ रहा है, हम यही कहेंगे खरपतवार नाशक के छोटे छोटे टूल्स आए हुए हैं, उन खरपतवारों को काट के उसको हम सदुपयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि हम जो भी हमारे पास वेस्ट है उसको हम कैसे वेल्थ में कन्वर्ट करें, तो जो भी खरपतवार है उसको अगर हमने काट के इकट्ठा कर लिया और उसको हमने अपने पेड़ के थालों में, जहाँ पे भी पेड़ हमारा लगा हुआ, वृक्ष लगा, उसके चारों तरफ उसको बिछा देते हैं, तो इसको मल्चिंग कहते हैं विज्ञान की भाषा में। मल्चिंग का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे नमी को संरक्षित करेगा और खरपतवार धीरे धीरे सड़ के उस जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा। तो इस तरह खरपतवार का सही सदुपयोग करें। हमारे पास बहुत सारे रसायन हैं जिनका छिड़काव कर दे तो खरपतवार वहीं जल जाएंगे, लेकिन उसको बताने के बजाय हम ये चाहेंगे कि खरपतवारों को काट के उसको डिकम्पोज करके या तो उसका खाद बना लें या फिर उसको मल्चिंग की तरह इस्तेमाल करें, वृक्ष के नीचे उसको बिछा दें, उसको हिंदी में बिछावन भी कहते हैं, बिछा दिया जाएगा, तो समय के साथ साथ वो सड़ेगा, ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा
और ज़मीन से जो भी पोषक तत्व हैं उनका अनावश्यक रूप से दोहन नहीं होने पाएगा, पौधों की जड़ों को ही मिलेगा। जी, जी। हमारी जो फसलें हैं, अमरूद है या आम है, जी, जी। तो इसमें कई प्रकार के कीट लगते हैं। हाँ। तो जो कौन सी ऐसी कीट हैं और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जी, जी। जो हमारी जो फसल है, किसान भाइयों की फसलों को खराब करती हैं, और कैसे उन्हें बचाएं, और अगर लग चुकी है बीमारियां तो कैसे अपनी अतिरिक्त बची हुई फसल को वो सेफ रखें, इसके बारे में कुछ जानकारी बिल्कुल। दीजिए। कीड़े और बीमारियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो कीड़े और बीमारियां ही हैं, इन्हीं से बचाना होता है। क्योंकि बागों में जो कीड़ों के लिए मैंने बात बताई, जैसे डाइमेथोएट रोगर का छिड़काव करना ही करना है अगर पत्ती खाने वाला कोई भी कीट दिख रहा है। दूसरा एक जाला कीट होता है, जाला कीट के लिए मैंने बताया ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आम के बाग में, जाला कीट कहीं भी मिल सकता है। तो इसके लिए क्विनालफास एक दवा होती है, उसका भी दवा यही रहती है, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से उसको छिड़काव कर देते हैं। ये 2 ऐसे सेफ पेस्टिसाइड्स हैं जिनका कि कीड़ों को दिखने पर हमें इस छिड़काव करना होता है। बाकी आम में और भी, फलों में और भी सारी समस्याएं आती है, लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो इसमें ये 2 कीटनाशक अगर आपके पास हैं तो आप सामयिक प्रबंधन कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बीमारियों की बात की, तो बीमारियों के लिए भी ऐसा है, बरसात का जैसे महीना चल रहा है तो कई बार फफूंदीजनक पत्तियों पे स्पॉट्स आ जाते हैं। तो इस समय एक जनरल रिकमेंडेशन ये हम लोग का कि तांबा आधारित फफूंदीनाशी, यानी कि उसमें कॉपर बेस्ड फंजीसाइड, वो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव किया जाना चाहिए। हम लोग का एक रिकमेंडेशन यही होता है कि जब भी बरसात का सीज़न समाप्त हो, बरसात लास्ट हो, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। उससे पत्तियों पे जो भी फफूंदीजनक बीमारियां आती हैं या तनों पे, शाखाओं पे, उनका समाधान हो जाता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव की जो मात्रा रहेगी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करते हैं, तो फफूंदीजनक जो भी बीमारियां पत्तियों पे आती हैं उनका प्रबंधन हो जाएगा। जी, तो सर फसल के बचाव के लिए तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जी। अब बात करें जो हमारे किसान भाई बहन उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि आपने कई सारी फसलें और फल बताए, तो उनकी मार्केटिंग किस हिसाब से की जानी चाहिए कि जहाँ पर मांग ज़्यादा है वहाँ पर कैसे पहुँचाएं, या किन फसलों की मांग इस वक्त ज़्यादा है तो वो कौन कौन सी फसलें हैं जो हमारे किसान भाई बहन उगाएं, मार्केटिंग कैसे करें हमारे किसान भाई, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी हाँ, बागवानी का उद्देश्य हमारा यही होता है कि हमारी आय बढ़े। ठीक है, तो आय बढ़ाने के लिए हमें गुणवत्ता लानी पड़ती है। जैसे बागवानी तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के मार्केट में प्रोड्यूस पहुंच रहे हैं। जैसे कि हमारे बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे हर किसान का सामान नहीं पहुंच रहा है। जो भी इसमें हमारे यहाँ पे कूल चेन सिस्टम डेवलप हुआ, काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ हमारे देश में, पिछले 5-10 वर्षों में काफ़ी विकसित हुआ इन सब मामलों में हमारा सिस्टम। लेकिन वही किसान सफल हो पा रहे हैं जो गुणवत्ता ला रहे हैं, उनको बहुत अच्छी कीमत मिल रही है। किसानों की आय डबल नहीं 5-5 गुना हो रही है, मैंने देखा है। तो होता यह है कि किसान भाइयों को जो भी करना है, फोकस इस पे देना है कि जितना भी हो रहा है उनका फल वो गुणवत्ता युक्त आए। गुणवत्ता केवल तभी आती है जब आप उसमें कुछ कार्य करते हैं, जैसे पोषक तत्व प्रबंधन, कटाई छटाई। हमारा ये मानना है कि जो भी पौधा या बाग लगा हुआ है उसमें देखिए मुख्य काम तो जो मुख्य सबसे जटिल कार्य है बागवानी में, कृषि में, वो तो प्रकृति द्वारा हो जाता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण। सबसे जटिल प्रक्रिया है, वो तो ईश्वर अपने आप करवा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता में हरी पत्तियों में हो रहा है। हमें केवल ये 2 कार्य करने हैं कि पौधों को सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। इसके लिए उसमें कटाई छटाई करनी होती है। कई बार पौधे इतने घने हो जाते हैं कि उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, बाहर मिल पाता है, अंदर की पत्तियों को नहीं मिल पाता है। बागवानी, सफल बागवानी के कुछ 2 ही 3 मूल मंत्र हैं। वो है कि हर पौधे का, हमारा प्रयास होना चाहिए कि पौधे की हर पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिले। डायरेक्ट रेडिएशन हो चाहे डिफ्यूज रेडिएशन हो, बहुत घनापन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तो इसके लिए प्रयास यही करना होगा कि पौधा ऐसी जगह लगाए जहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। घना है तो उसमें कटाई छटाई करें, साल में एक बार कटाई छटाई अवश्य करें तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा। दूसरा, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन होता है। पोषक तत्व प्रबंधन में फलों में खास करके पोटेशियम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। नाइट्रोजन ठीक है, फास्फोरस भी ठीक है, लेकिन अगर पोटेशियम की ज़मीन में कोई भी कमी है तो फलों की गुणवत्ता पे सीधा असर दिखता है। गुणवत्ता पे ही हमें मूल्य मिलता है, उसी पर हमें ध्यान देना है और उसी का हमें तो बहुत ज़्यादा देखना है उसको। तो सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाई बहनों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए, नमस्कार। किसान भाई बहनों, उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको बागों में सामूहिक कार्य कैसे करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।